हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पेपॉन। आजकल इन शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से हम इंडियन पॉलिटी के कुछ कंसेप्ट समझने की कोशिश में लगे हुए हैं। हमारा छोटा सा टॉपिक है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। नई सरकार बनी है तो उससे संबंधित जितने संविधान के प्रावधान हैं, प्रोविजंस हैं, कैसे उनके तहत इस डेवलपमेंट को समझा जाए वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तरफ सरकार बन रही है, लोकसभा बनेगी, उसका गठन होगा, उससे संबंधित जो पॉलिटी के कंसेप्ट्स हैं वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 2 लेक्चर्स में बहुत ब्रीफली मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें समझाई। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट समझते हैं इंडियन पॉलिटी का। पिछले लेक्चर में हमने आर्टिकल 75 क्लॉज 3 पे बात की, जिसमें यह लिखा हुआ है कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, और उसके क्या क्या इंटरप्रिटेशन है वो हमने पिछले वीडियो में समझे। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्लॉज पे आते हैं, 75 का 5 क्लॉज। ये कहता है कि कोई भी मंत्री हु फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 consecutive months इज नॉट ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट shall at the expiration of that period cease to be a minister। इस क्लॉज का मतलब है कि कोई भी मंत्री जो मंत्री बनने के बाद 6 महीने के अंदर लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर नहीं बन पाता है तो 6 महीने के एंड पर उसकी मंत्री का पद समाप्त हो जाएगा। ये संविधान में लिखा है। ये क्लॉज हमने क्यों लिया? ये क्लॉज इसलिए लिया कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कि जो कंसेप्ट होता है उसमें ये होता है कि जो एमपीज होते हैं, जो राज्यसभा या लोकसभा के मेंबर हैं, उन्हीं में से कोई मंत्री बनता है। लेकिन ये क्लॉज हमें ये परमिशन देता है कि हम नॉन एमपी को भी मंत्री बना दें। हम नॉन एमपी को भी मंत्री बना दें, मतलब मंत्री बनते वक्त उसका एमपी होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मंत्री बनने के 6 महीने के अंदर उसे आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में एमपी बन जाना है। अगर नहीं बन पाएगा तो 6 महीने बाद उसके मंत्री का पद समाप्त हो जाएगा। देखिए, इसे एक पिक्चर के माध्यम से समझते हैं। देखिए, ये लोकसभा है और ये राज्यसभा है, ठीक। अब ये सारे मेंबर्स हैं, 543 लोकसभा में हैं, 245 राज्यसभा में हैं। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये कहती है कि जो मंत्री हैं उनका एमपी होना ज़रूरी है। सरकार किसकी बनेगी? आर्टिकल 75 क्लॉज 3 ने बताया कि सरकार लोकसभा में जिसकी बहुमत होगी उसकी बनेगी। तो हम ये मान लेते हैं कि ये रूलिंग पार्टी है, जी जो ऑरेंज में दिख रहा है आपको, इसके साथ और लोग भी आ गए हैं और ये 293 सीटें आपकी एक पार्टी की ऐसे मान लेते हैं कि आ गई। इसका मतलब इस पार्टी के पास बहुमत है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इसी की होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इसी में से आएगी, ठीक है। अब इसका मतलब पीएम और जितने मंत्री हैं वो लोकसभा में जिस पार्टी का बहुमत है वहां से बनेगी। लेकिन ये जो सीओएम है ये एमपी होने ज़रूरी है। इनकी बेसिक क्वालिफिकेशन है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब अगर एमपी हैं तो ही आप मंत्री बने रह पाएंगे, एमपी नहीं है तो आप मंत्री बने नहीं रह सकते। अब आर्टिकल 75 ये कहता है कि आप मंत्री बनते वक्त, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनते वक्त आपका एमपी होने ज़रूरी नहीं है, लेकिन 6 महीने में ऐसा होना ज़रूरी है। इसका मतलब जब सरकार बनेगी तो प्रधानमंत्री ने कुछ तो ले लिए मंत्री लोकसभा से और कुछ ले लिए उन्होंने राज्यसभा से। मतलब बेसिक क्वालिफिकेशन एमपी है, राज्यसभा का मेंबर भी एमपी है और राज्यसभा लोकसभा का मेंबर भी एमपी है। ये मान लीजिए ये रूलिंग पार्टी की राज्यसभा की सीटें हैं। इसका मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मेंबर हैं वो एमपी ज़रूर होंगे। एमपी लोकसभा से भी हो सकते हैं, एमपी राज्यसभा से भी हो सकते हैं। जैसे हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो राज्यसभा से हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ये जयशंकर वो राज्यसभा से हैं, बट उन्होंने बेसिक क्वालिफिकेशन एमपी की पूरी कर रखी है तो वो मंत्री बने रह सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये जो कंडीशन थी कि जो मंत्री वही बनेगा जो एमपी है, ये 6 महीने के लिए रिलैक्स रहती है। कहने का मतलब है कि अगर सरकार को, प्रधानमंत्री को ये लगता है कि फॉरेन अफेयर्स को समझने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए हम किसी ब्यूरोक्रेट को ले लें। ब्यूरोक्रेट का पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो है नहीं, जयशंकर का पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो है नहीं, बट उनको मंत्री पद की शपथ दिला दी गई और 6 महीने में उन्हें राज्यसभा से एमपी बना दिया गया ताकि 6 महीने में उनकी क्वालिफिकेशन पूरी हो जाए। 6 महीने तक आप बिना एमपी बने मंत्री रह सकते हैं, 6 महीने के बाद तो आपको एमपी बनना ही पड़ेगा। तो अगर जयशंकर को
प्रधानमंत्री ने मंत्री बनाया है तो उस पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी हो जाएगी कि उनकी बेसिक क्वालिफिकेशन पूरी कराने के लिए उन्हें कहीं से एमपी बनाया जाए, या तो राज्यसभा से बनाया जाए या लोकसभा से बनाया जाए। तो वो राज्यसभा से एमपी होते हैं। तो 75 हमें ये स्कोप देता है कि ज़रूरी नहीं है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये पॉलिटिकल नेसेसिटी है कि जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड के लोग हैं, जो इलेक्शन लड़के आते हैं लोकसभा में सीधे आते हैं, उनको ही मंत्री बनाया जाए। कुछ वो लोग भी आ सकते हैं जो अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं और उनको एमपी बनाने का काम उस रूलिंग पार्टी का जिसके पास बहुमत है। तो राज्यसभा एक ऐसा हाउस है जहाँ पर हर पार्टी की सीट कुछ ना कुछ हो जाती है, वहाँ से वो एमपी बनाकर और इस कंडीशन को फुलफिल कर देते हैं। तो ये जो हमारा क्लॉज 75(5) है, ये एक्सपर्ट्स को भी लेने की अनुमति दे देता है। वरना तो अगर ये क्लॉज ना होता तो फिर कंडीशन ये होती कि जो एमपी होगा वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनेगा। इसका मतलब है कि जो एमपी बन चुका होगा, ऑलरेडी एमपी होगा, उसमें से ही पीएम अपने मंत्री परिषद को चुन सकते हैं। मतलब पीएम के पास लिमिटेशन है। ऐसे में फिर एक्सपर्ट्स आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। हो सकता है जो चुने हुए 300 लोग हैं इनमें से कोई भी ऐसा नहीं लगता जो इलेक्शन जीत के आए हैं, चाहे राज्यसभा में इलेक्शन जीत के आए हों या लोकसभा में आए हों जीत के, जो इस स्पेशल कार्य को कर सकें। नरसिम्हा राव ने सरकार बनाई 1991 में। उस समय देश की इकॉनमी के बहुत हालात ख़राब थे। उन्होंने मनमोहन सिंह उनसे कहा कि आप मनमोहन सिंह उस समय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चेयरमैन थे, इकोनॉमिस्ट थे। उनसे कहा कि आप फाइनेंस मिनिस्टर बन जाइए और आपकी राज्यसभा की मेंबरशिप हम देख लेंगे। मनमोहन सिंह को शपथ दिला दी गई। 6 महीने में वो राज्यसभा के मेंबर बन गए। उनकी बेसिक क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो गई। मतलब 75 का जो क्लॉज 5 है ये परमिशन देता है दैट इवन नॉन एमपी कैन बिकम मिनिस्टर। That is, it means even experts can become part of Council of Ministers। अगर ये क्लॉज नहीं हो पाता तो फिर इस सरकार में एक्सपर्ट्स की गुंजाइश नहीं रहती। जो चुन के लोग आए हैं उनमें से ही नेसेसिटी हो जाती प्राइम मिनिस्टर की, उसी में से उनको मंत्री चुनना है, क्योंकि मंत्री चुनने का काम आर्टिकल 75 क्लॉज 1 ने प्रधानमंत्री को दिया है। तो ये जो क्लॉज है ये थोड़ा सा राष्ट्रपति प्रणाली की तरफ ले जाने की कोशिश करता है। राष्ट्रपति प्रणाली में क्या होता है, जो अमेरिका में चलती है, कि राष्ट्रपति तो निर्वाचित होकर आते हैं, चुन के आते हैं, लेकिन जो उनके सेक्रेटरीज होते हैं जिनको मंत्री कहते हैं वो उनके हैंड पिक्ड होते हैं। उनका लोकसभा राज्यसभा से या मतलब वहाँ की कांग्रेस से कोई मतलब नहीं होता। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या समझ में आया कि एवरी मिनिस्टर हैज़ टू बी एन एमपी। मतलब एवरी मिनिस्टर हैज़ टू बी अ लॉ मेकर ऑल्सो। मतलब वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट भी है और लेजिस्लेचर का पार्ट भी है, क्योंकि बेसिक क्वालिफिकेशन एमपी है। बट इन द राष्ट्रपति प्रणाली में क्या होता है, लेजिस्लेचर अलग होती है और एग्जीक्यूटिव अलग होता है। ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। जो लॉ मेकर्स हैं उनका सरकार से कोई मतलब नहीं होता, सरकार अलग है। यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर्स बहुत हाई लेवल की होती है और हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर्स एग्जैक्टली नहीं होती है, क्योंकि जो लॉ मेकर्स हैं उन्हीं में से जिनका बहुमत है वही एग्जीक्यूटिव। जो लॉ मेकर्स हैं उनमें जिसका बहुमत है उन्हीं में से कुछ बन जाते हैं एग्जीक्यूटिव। इसका मतलब इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव इज सबसेट ऑफ लेजिस्लेचर। ये पूरा लेजिस्लेचर है, दिस इज होल लेजिस्लेचर। तो एग्जीक्यूटिव इज सबसेट ऑफ लेजिस्लेचर। तो आर्टिकल 75 क्लॉज का पर्पस ये होता है। अब आपने देखा, एग्जाम्पल लेते हैं, अभी 3 दिन पहले मंत्रियों ने शपथ ले ली, सरकार पूरी बन गई, लेकिन ये जितने भी लोग आए हैं अभी इन्होंने लोकसभा के एमपी की शपथ नहीं ली है। अभी ये जीते हुए कैंडिडेट तो हैं बट अभी इनकी शपथ नहीं हुई है। और आर्टिकल 99 कहता है जब तक शपथ ना हो जाए तब तक कोई एमपी नहीं बन सकता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन सकता। लेकिन सरकार ने बोला कि आने वाली 22 या 24 तारीख को लोकसभा का सत्र शुरू हो जाएगा। सबसे पहले शपथ ग्रहण समारोह किया जाएगा, सबको शपथ दिलाई जाएगी। शपथ बनने के बाद वो एमपी बन जाएंगे। तो वो जो 6 महीने की कंडीशन है वो फुलफिल हो जाएगी और सारे मंत्री वैलिडेट हो जाएंगे। अभी वो सब एमपी नहीं है, अभी वो मंत्री हैं, लेकिन आने वाले दिनों में 10 दिन में
वो एमपी बन जाएंगे, 6 महीने से काफ़ी पहले ही बन जाएंगे। तो ये क्लॉज यहाँ भी काम आता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि मंत्री बनते समय एमपी होना ज़रूरी नहीं है। अगर एक क्लॉज 5 ना होता तो ये कंडीशन जो हम बता रहे हैं फुलफिल ना हो पाती, इसलिए संविधान का 75 का 5th क्लॉज हुआ करता है। ये बात समझ में आपके आ गई होगी। तो इन नटशेल, in the parliamentary form of government, executive has to be a subset of legislature. In the presidential form of government, executive is never part of legislature. कांग्रेस अलग है, राष्ट्रपति की सरकार अलग है। अपने मंत्रियों को राष्ट्रपति हैंड पिक करते हैं। कहाँ से करते हैं? जो अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं। लेकिन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में यह मजबूरी है कि मंत्री एमपीओ में से ही बनेंगे और एमपी जो चुन के आते हैं वो हो सकते हैं। इसका मतलब रूलिंग पार्टी के पास बहुत लिमिटेड अवेलेबिलिटी है। 300 यहाँ आ गए, 100 यहाँ हो गए, 400 में से ही उनको 80-90 लोग चुनने हैं। मतलब 400 में जो लोग हैं उन्हीं में से मंत्री बनाना है। तो क्लॉज 5 ये कहता है कि नहीं, जरूरी नहीं है आप 400 में से बनाएं, आप बाहर से भी ले सकते हैं, बट उन्हें अल्टीमेटली आप राज्यसभा लोकसभा से एमपी बना दीजिए ताकि बेसिक क्वालिफिकेशन पूरी हो जाए। ये पर्पज़ है 75 के क्लॉज 5 का। होप यू हैव अंडरस्टूड। अब आगे चलें तो आ जाता है आर्टिकल 78। आर्टिकल 78 एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये कहता है ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज रेस्पेक्ट्स द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट। अब मैंने आपको बताया कि संविधान ये कहता है कि भारत सरकार के सारे काम, रिपब्लिक ऑफ इंडिया के सारे काम राष्ट्रपति के नाम पे होंगे, लेकिन राष्ट्रपति ये सब काम करेंगे ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्लियर? तो इसका मतलब आर्टिकल 78 प्राइम मिनिस्टर पे ड्यूटी लगाता है कि जो देश के काम हो रहे हैं, भारत सरकार के काम हो रहे हैं, मतलब हम राष्ट्रपति की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, तो हम राष्ट्रपति को समय समय पर बताएं कि देश के काम कैसे चल रहे हैं। तो 75 ड्यूटी डालता है प्राइम मिनिस्टर पर कि आप राष्ट्रपति को समय समय पर बताते रहिए कि क्या देश में चल रहा है, सरकार कैसे काम कर रही है। तो क्लॉज ए कहता है इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर ए टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स relating to the administration of affairs of the union and proposal for legislation। मतलब समय समय पर प्रधानमंत्री ऑफिशियली राष्ट्रपति को बताएंगे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो फैसले हैं वो क्या रहे हैं और हम क्या लेजिस्लेशन, जो लॉ मेकिंग हम कर रहे हैं, सरकार जो लॉ मेकिंग का कार्य इनिशिएट करती है, वो हम क्या क्या करने वाले हैं। मतलब 78 में राष्ट्रपति को जानने का अधिकार है कि सरकार कैसे काम कर रही है, कौन से कानून बनाने जा रही है, देश के अफेयर्स को कैसे चला रही है। तो एक क्लॉज तो ये कहता है प्रधानमंत्री समय समय पर बताएंगे। दूसरा क्लॉज कहता है PM to furnish such information relating to the administration of the affairs of the union and proposal for legislation as the president may call for। एक तो प्राइम मिनिस्टर खुद बताएंगे, दूसरा ये है कि अगर नहीं बताएंगे तो राष्ट्रपति में कॉल, राष्ट्रपति पूछ सकते हैं कि यूनियन के अफेयर्स कैसे चल रहे हैं वो बताइए और कौन कौन से आप कानून बनाने जा रहे हैं वो बताइए। एक तो PM पे ड्यूटी है खुद बता दें, खुद नहीं बताएंगे तो आर्टिकल 70 का क्लॉज भी कहता है राष्ट्रपति खुद भी बुलाकर पूछ सकते हैं। तीसरा कहता है इफ द प्रेसिडेंट सो रिक्वायर्स टू सबमिट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स any matter on which a decision has been taken by a minister but which has not been considered by the council। तीसरे क्लॉज में कहते हैं राष्ट्रपति ये कह सकते हैं कि एक मंत्री का फैसला पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देखे, मंत्री ने फैसला लिया है, इसको पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में आप डिस्कस कीजिए, ऐसा भी कह सकते हैं। प्रेसिडेंट सो रिक्वायर्स टू सबमिट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एनी मैटर ऑन विच अ डिसीजन हैज बीन टेकन बाय अ मिनिस्टर। मंत्री ने एक फैसला ले लिया है लेकिन ये पता लगा है कि अभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एज ए होल ने इसे डिस्कस नहीं किया है, तो राष्ट्रपति ये भी कह सकते हैं कि आप इस मुद्दे को, जो मंत्री का फैसला है, इसे पूरी सरकार में डिस्कस कीजिए। राष्ट्रपति ऐसा भी कह सकते हैं। तो प्रधानमंत्री के ऊपर ये ड्यूटी आर्टिकल 78 में लगी हुई है कि देश में जितने भी संबंधित मुद्दे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, लॉ मेकिंग के हैं, उससे समय समय पर राष्ट्रपति को उनके बारे में बताते रहेंगे कि हम ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। मतलब आर्टिकल 78 के लिए कहा जाता है कि ये राष्ट्रपति का ये होता है राइट टू इंफॉर्मेशन। राष्ट्रपति को जानने का अधिकार है कि देश की सरकार कैसे काम कर रही है। अगर हम थ्योरेटिकल बेसिस पे समझना चाहें तो जो भारत सरकार है वो राष्ट्रपति की सरकार है। राष्ट्रपति उसके नॉमिनल हेड होते हैं। राष्ट्रपति को हमेशा चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्रधानमंत्री और बहुत सारे मंत्री, क्योंकि वो उनको एडवाइस देते हैं, उनकी एडवाइस पे ही काम करते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि राष्ट्रपति को अपनी सरकार के बारे में जानने का
राइट टू इन्फॉर्मेशन हुआ करता है। 78 में राष्ट्रपति को सूचना का अधिकार है कि सरकार कैसे चल रही है। या तो पीएम खुद बता देंगे, पीएम नहीं बताएंगे तो क्लॉज भी कहता है राष्ट्रपति खुद भी इन्फॉर्मेशन मंगा सकते हैं, पीएम को बोल सकते हैं ये इन्फॉर्मेशन मुझको दीजिए। तो आर्टिकल 78 का ये काम है। तो आर्टिकल 74 से 78 तक ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से डील करता है सही मायनों में। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और राष्ट्रपति को जोड़ने वाली जो कड़ी होती है वो क्या होती है, तो आप बोलेंगे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। आर्टिकल 78 के तहत आप देख सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में एक कड़ी का काम करते हैं प्रधानमंत्री एक समझ लीजिए बीच में एक लिंक बन जाते हैं प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के थ्रू आर्टिकल 78, क्योंकि वो सारे मंत्रिमंडल के फैसलों को राष्ट्रपति को समय समय पर जाकर बताते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। होप यू हैव अंडरस्टूड दीज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिलेटेड टू इंडियन पॉलिटी। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, इसको देखिए, आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।